तो पिछले लेक्चर में ये कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये पुली मासलेस है, स्ट्रिंग आइडियल है, मतलब मासलेस एंड पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है, और ये स्प्रिंग भी आइडियल है। आइडियल स्प्रिंग का मतलब मासलेस होना चाहिए। तो ये मासलेस स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया है, ब्लॉक का मास है, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल रहे हैं। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, अभी ये ब्लॉक का इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर यह स्प्रिंग कुछ इलोंगेटेड होगा, कुछ इलोंगेटेड होगा, वो कुछ इलोंगेटेड होगा, उसको आप छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना रहता है, आगे से आपको समझाए थे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको डिस्प्लेस करिए और डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर रीस्टोरिंग फोर्स लिखिए। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स जो इक्विलिब्रियम पोजीशन के तरफ लग रहा है उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो इस पोजीशन पर इसको डिस्प्लेस करिए। ये देखो एक्स से डिस्प्लेस किए, ब्लॉक को कितने से डिस्प्लेस किए हैं, एक्स से। जब इस ब्लॉक को एक्स से नीचे लाए हैं तो बताओ स्प्रिंग में कितना एक्स्ट्रा इलोंगेशन होगा। पहले से तो इलोंगेशन कुछ रहा होगा एक्स नॉट, अभी एक्स्ट्रा इलोंगेशन कितना हुआ जरा सोच करके देखो। ये ब्लॉक अगर एक्स से नीचे आया है तो ये पुल्ली भी एक्स से नीचे आएगा, और अगर ये पुल्ली एक्स से नीचे आया है तो यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रिंग है वो 2x से इंक्रीज किया होगा। कैसे, इसको जरा डायग्राम से एक बार समझा दें। ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ x नीचे आया है तो ये पुल्ली जो है वो भी x नीचे आएगा। तो ये पुल्ली को भी आप x नीचे कर दीजिए। सपोज अब पुल्ली यहाँ आ गया तो इधर जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ अब इतना बढ़ जाएगा और इधर भी स्ट्रिंग का लेंथ इतना बढ़ जाएगा। पहले स्ट्रिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक था, ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक अगर L1 माने और यहाँ से यहाँ तक भी L1 ही होगा तो इस L1 में x बढ़ गया और इधर भी L1 में x बढ़ गया। अब टोटल लेंथ स्ट्रिंग का कितना हो गया, 2L1 + 2x। तो इसके x डिस्टेंस नीचे आने से ये जो इधर वाला पार्ट है उसमें 2x इंक्रीमेंट हुआ। अगर ये स्प्रिंग नहीं रहता, स्ट्रिंग रहता, धागा रहता, तो क्या ये नीचे आता? आंसर है नहीं, क्योंकि धागा टूट जाता। ये नीचे इसलिए आया क्योंकि ये स्प्रिंग इलोंगेट हुआ है। तो जितना लेंथ इसका बढ़ा वो सब इंक्रीमेंट जो है वो इस स्प्रिंग में ही हुआ है। मतलब स्प्रिंग 2x से इलोंगेट हुआ। स्प्रिंग कितने से इलोंगेट हुआ, 2x से। अब स्प्रिंग अगर 2x से इलोंगेट हुआ है तो एक्स्ट्रा टेंशन कितना डेवलप होगा, एक्स्ट्रा टेंशन। तो एक्स्ट्रा टेंशन जो इस स्ट्रिंग में डेवलप हुआ वो कितना हुआ, 2x इलोंगेशन हुआ इंटू k। ये एक्स्ट्रा टेंशन इसमें। तो अब ये पुल्ली चूंकि यहाँ पर था तो यहाँ पर टेंशन ऊपर लगेगा, यहाँ पर टेंशन ऊपर लगेगा, 2kx। तो ये जो धागा है उसमें यहाँ पर टेंशन कितना होगा, 4kx। बाकी mg नीचे लगेगा। पहले इसमें जितना टेंशन है वो भी रहेगा, एक्स्ट्रा इतना टेंशन डेवलप हुआ, एक्स्ट्रा। तो जितना आप इसको डिस्प्लेस किए हैं, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में कितना एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप हुआ, यही तो निकालना है। तो एक्स्ट्रा टेंशन हो गया 4kx। किधर के तरफ, ऊपर के तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर किए थे, नीचे के तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप हुआ है, मतलब इसको रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। ये फिर से इसको रीस्टोर करेगा। तो माइनस साइन अब देने का जरूरत नहीं। माइनस साइन जो आता था वो क्यों आता था कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन होगा, m इंटू ए का वैल्यू 4k/m इंटू x। ये हो गया ओमेगा स्क्वायर।
ओमेगा हो गया 4k/m√, टाइम पीरियड 2πm/4k √। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 5.29। इस क्वेश्चन में लिखा है ये ब्लॉक का मास दिया है 100 ग्राम और ये स्प्रिंग का लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर। इनिशियल लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग, इनिशियल टेंशन इन स्प्रिंग 25 न्यूटन। मतलब ये स्प्रिंग जो है वो शुरू में थोड़ा इलोंगेटेड है, ये सब स्प्रिंग थोड़ा थोड़ा इलोंगेटेड है, नेचुरल लेंथ पर नहीं है। नेग्लेक्ट ग्रेविटी, mg को कंसीडर नहीं करना है। कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल अलोंग लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ फिगर। लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ फिगर का मतलब कि जैसे ये जो व्हाइट बोर्ड का प्लेन है, ये व्हाइट बोर्ड के प्लेन में रखा है, तो एक स्प्रिंग ऐसे होगा, दूसरा स्प्रिंग ऐसे होगा, तीसरा ऐसे होगा, चौथा ऐसे होगा, और नीचे कोई बेस नहीं है, मतलब व्हाइट बोर्ड नहीं है, और ग्रेविटी फ्री स्पेस है। तो ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो mg तो नीचे लगेगा नहीं। ये जो ब्लॉक है उस पर अभी इधर के तरफ टेंशन होगा, इधर के तरफ होगा, इधर होगा और इधर होगा, और ये सब टेंशन 25 न्यूटन होगा, और ये ब्लॉक स्टेशनरी इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब ये जो इनिशियल पोजीशन है, जब ये दोनों स्ट्रिंग ऐसे है और ये दोनों स्प्रिंग ऐसे है, और ये ब्लॉक अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। यहाँ से इस स्प्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन दिए थे ट्रायंगल, ये ऐसे करके स्प्रिंग वाला, तो उसमें और इसमें डिफरेंस है। उसमें क्वेश्चन में कहा गया था कि स्प्रिंग के अलोंग उसको डिस्प्लेस किए हैं, मतलब ये जो ब्लॉक है उसको इधर डिस्प्लेस करें या इधर डिस्प्लेस करें, तब आंसर दूसरा हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर कहते कि इस ब्लॉक को इधर डिस्प्लेस किए हैं तब ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा फर्क है कि स्प्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस किए। तो जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे तो ये वाला जो लाइन है उसको हम यहाँ दिखाए हैं, ये A है, ये C है, और ये ब्लॉक है, शुरू में ब्लॉक यहाँ पर है, और ये जो होगा वो ऐसे होगा, इस प्लेन में ऐसे होगा। इसको नहीं दिखाए हैं, पहले केवल इस दोनों के कारण कैलकुलेशन कर रहे हैं। और इस वाले ब्लॉक को x डिस्टेंस नीचे किए हैं, मतलब ये स्ट्रिंग ऐसे है और ये ब्लॉक को x डिस्टेंस नीचे ऐसे किए हैं, तो ये प्लेन आपको दिखा रहे हैं। ये ब्लॉक का पॉइंट P है, पार्टिकल, तो ये पार्टिकल अब यहाँ है, और ये x जो है वो काफ़ी स्मॉल है। क्वेश्चन में कहा गया है कि स्मॉल ऑसिलेशन के लिए क्या टाइम पीरियड होगा। वैसे भी SHM में जो ऑसिलेशन होता है वो स्मॉल ही होता है, तो ये x का वैल्यू स्मॉल है। लेट दिस एंगल इज थीटा। तो ये जो पार्टिकल है इस पर अब कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि पहले स्प्रिंग का लेंथ ये था, अब स्प्रिंग का लेंथ ये हो गया, तो स्प्रिंग का लेंथ तो अब बढ़ गया। कितना से बढ़ गया, तो L' - L, इसका वैल्यू अगर हम DL लिख दें, इसका वैल्यू अगर DL लिख दें, ये DL कितने के बराबर है, L' - L। तो इस वाले पार्टिकल पर इधर के तरफ फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, शुरू में तो ये जब यहाँ पर ये स्प्रिंग था तब इलोंगेटेड था, इसमें टेंशन 25 न्यूटन था शुरू में F0, और अभी एक्स्ट्रा इलोंगेशन कितना हुआ, DL। तो नेट फोर्स इधर के तरफ होगा K × DL प्लस F0। इनिशियल जो इलोंगेशन था उसके कारण जो टेंशन है, और एक्स्ट्रा टेंशन अभी जो प्रोड्यूस हुआ, नेट इतना होगा। उसी तरह से इधर भी लगेगा F0 प्लस KDL। ये एंगल अगर थीटा है, ये थीटा काफ़ी कम है क्योंकि x बहुत कम है। किसी ट्रायंगल में अगर साइड बहुत छोटा है तो ये सामने का एंगल भी बहुत छोटा होगा। तो ये एंगल अगर थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो इस फोर्स का इधर कंपोनेंट कितना है, आप डिस्प्लेस इधर किए हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर के तरफ कितना लगेगा, तो आप कहोगे सर इसका कंपोनेंट मतलब F0 प्लस KDL इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। उसी तरह से इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा, 2। अब ध्यान से देखो, ये दोनों के कारण निकाले, ये दोनों ऐसे था और आप ब्लॉक को नीचे डिस्प्लेस करके यहाँ तक लाए,
तो ये स्प्रिंग इधर फोर्स लगाया, ये स्प्रिंग इधर फोर्स लगाया, उस दोनों का कंपोनेंट इधर हुआ। वैसे ही इधर जो ऐसे ये दोनों पार्ट है, ब्लॉक को यहाँ लाए हो तो ये स्प्रिंग ऐसे होगा, ये स्प्रिंग ऐसे होगा, तो ये भी फोर्स लगाएगा इधर, उसका भी कंपोनेंट लेंगे और इसका भी कंपोनेंट लेंगे, और ये चारों कंपोनेंट तो आइडेंटिकल ही होगा क्योंकि सबका इलोंगेशन सेम हुआ है। तो इस दोनों के कारण जो फोर्स होगा उसको अगर लिखना है तो इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो नेट फोर्स इधर के तरफ इक्विलिब्रियम पोजीशन के तरफ ये नेट फोर्स है। दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब चूंकि थीटा स्मॉल है तो थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। आप कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होगा x बाई एल, इसको लिख दीजिए x बाई एल। तो ये हो गया 4f0 4 ब्रैकेट f0 प्लस k dl, ये dl बहुत कम है, और साइन थीटा हो गया x बाई एल इज इक्वल टू एम ए। डायरेक्शन तो अपोजिट है, ये बात तो आपको समझ आ ही गया है। अब ये dl भी स्मॉल है और x भी स्मॉल है, तो दो स्मॉल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। जैसे इसको लिखेंगे 4f0 x बाई एल प्लस 4k dl x बाई एल इज इक्वल टू एम ए। ये जो क्वांटिटी है ये स्मॉल होगा क्योंकि dl स्मॉल है और x भी स्मॉल है, सो दिस इज नेग्लिजिबल। अगर दो स्मॉल क्वांटिटी का प्रोडक्ट होता है तो वो नेग्लिजिबल हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि a जो है 4f0 बाई एम एल इंटू एक्स। एक्सेलरेशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की है, तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट अपोजिटली डायरेक्टेड तो है ही। ये क्वांटिटी ओमेगा स्क्वायर होगा। ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 5.31। ये क्वेश्चन भी दिए थे लास्ट डे सॉल्व करने के लिए। पार्टिकल ऑफ मास m कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k। इस पार्टिकल का मास m है, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट k है, एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड a। ये एक SHM में ऑसिलेट कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड a दिया हुआ है, इसमें ये ऑसिलेट कर रहा है। When it is plus a by 2 from equilibrium position moving towards right, जब ये यहाँ पर है प्लस a by 2 पर और ये इधर के तरफ जा रहा है, तो उस समय ये एक इम्पल्स रिसीव करता है। It receive an impulse which double its velocity without changing direction। मतलब इम्पल्स इसी डायरेक्शन में लगा होगा, जिधर उसका वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में आप इम्पल्स लगाए होंगे, और इम्पल्स जब लगाते हैं तो मोमेंटम चेंज हो जाता है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाता है। पहले वेलोसिटी सपोज करो v था, अब वेलोसिटी सपोज करो v1 हो गया, तो ये v1 कितने के बराबर? 2v के बराबर। जब यहाँ से डिस्टेंस a बाई 2 था तो उसका वेलोसिटी v था, और इम्पल्स लगने के बाद वेलोसिटी 2v हो गया। तो इम्पल्स तो एक इंस्टेंट के लिए लगता है, एक इंस्टेंट पर वो लगा और वेलोसिटी इमीडिएट चेंज हो गया। मतलब इस पोजीशन पर पहुंचने से आप ऐसे कह सकते हैं कि जस्ट पहले वेलोसिटी v था और जस्ट बाद वेलोसिटी 2v हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा ये निकालना है। वेलोसिटी कितना है, तो ये तो फॉर्मूला है सीधा सीधा कि भाई अगर कोई स्प्रिंग मास सिस्टम पहले से ऑसिलेट कर रहा है जिसका मास और k दिया हुआ है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा k बाई एम अंडर रूट। ये ओमेगा होता है स्प्रिंग मास सिस्टम का, क्योंकि आप लिखते हैं के एक्स इज इक्वल टू एम ए, तो k बाई एम ये ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा हो जाएगा k बाई एम का अंडर रूट। तो वेलोसिटी कितना होगा पहुंचने से जस्ट पहले? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो वेलोसिटी होगा ओमेगा, ये है
ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पर a/2 रख दीजिए, तो a²/4, इसका मतलब ओमेगा ये हो जाएगा 3, तो √3a/2। तो जस्ट यहाँ पर इम्पल्स लगने के बाद वेलोसिटी v1 कितना हो गया, 2v के बराबर, मतलब ओमेगा √3a। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट ये है। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि एम्पलीट्यूड कितना होगा। जैसे जब वेलोसिटी v था और कोई इम्पल्स नहीं लगता तो वो यहाँ तक आता, रुक जाता, फिर वापस आता। लेकिन वेलोसिटी डबल हो गया है तो इसका मतलब वो यहाँ पर नहीं रुकेगा, इससे कुछ आगे चला जाएगा। अब ये सपोज करो यहाँ तक चला आया, अब इसका नया एम्पलीट्यूड ये हो गया a1। नया एम्पलीट्यूड कितना हो गया, a1। तो a1 कितना होगा, बी पार्ट ये है। तो भाई जब इसका एम्पलीट्यूड a1 हो गया है तो क्या ओमेगा इसका चेंज करेगा, ओमेगा? तो कहोगे सर ओमेगा तो k और m पर डिपेंड करता है, k और m तो चेंज किया नहीं है, तो ओमेगा चेंज नहीं करेगा। मतलब a/2 पोजीशन पर वेलोसिटी इसका अगर 2v है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा। फिर से यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। इस पोजीशन पर वेलोसिटी कितना है, v1। दिस इज ओमेगा कितना है, तो ओमेगा सेम ही रहेगा, a²। तो अब एम्पलीट्यूड कितना हो गया, a1, क्योंकक्योंकि जब वेलोसिटी v1 है तब एम्पलीट्यूड कितना है वही तो निकालना है। तो a1 का स्क्वायर माइनस x कितना है, a/2। a के जगह पर a1 कर दिए, x कितना है, a/2 है, ओमेगा सेम रहेगा, वेलोसिटी v1 हो जाएगा। वेलोसिटी चेंज हो गया इसलिए एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। अब इस v1 को आप लिख दीजिए, v1 कितना है भाई, 2v, और 2v कितना होगा, ओमेगा √3a इज इक्वल टू ओमेगा a² माइनस a²/4 अंडर रूट। ये ओमेगा हो गया, कैंसिल, स्क्वायर कर दो, तो 3a² a1² माइनस a²/4, इसको इधर ले आओ, तो 4 × 12 = 13, 13a²/4 इज इक्वल टू a1²। तो यहाँ से a1 हो जाएगा √13/2a। अब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड का वैल्यू हो जाएगा √13a/2। अब ये यहाँ तक आएगा और फिर इधर यहाँ तक कॉम्प्रेस करेगा, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। नेक्स्ट पार्ट है आपका टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू रीच राइट एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब यहाँ से राइट एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ तक आने में अब टाइम अगर t1 लगता है तो ये टाइम कितना होगा, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगेगा, a/2 से a1 तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो भाई अब तो SHM जो है उसका एम्पलीट्यूड a1 है, SHM का एम्पलीट्यूड कितना है, a1 है, तो देखो कितना टाइम लगता है। ये देखिए, ये वर्टिकल सर्किल ड्रॉ कर दिए, ये थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, और इसका ये वर्टिकल सर्किल जो है उसका रेडियस a1 है, रेडियस कितना है, a1 है, और पार्टिकल कहाँ पर है, a/2 पर है, ये डिस्टेंस है a/2। ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। जब SHM वाला पार्टिकल a/2 पर है तो वहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, यही निकालना है। तो सर्किल वाला पार्टिकल यहाँ होगा, उसको यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा, तो आप देख लो ये एंगल अगर हम थीटा मान ले, या इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा आप निकाल सकते हैं, कॉस थीटा या साइन थीटा निकालो, कॉस थीटा कितना होगा, इस ट्रायंगल से ऐसे ऐसे ऐसे, कॉस थीटा होगा बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब a/2/a1, a/2 और a1 हो गया √13
a/2, ये हो गया 1/√13। तो थीटा का वैल्यू हो गया कॉस इनवर्स इतना, कॉस इनवर्स 1/√13। और यहाँ से यहाँ तक कितने एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है? ओमेगा तो सेम ही है, ओमेगा तो चेंज किया नहीं है। तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये पार्टिकल अगर चल रहा है तो ये थीटा कितने के बराबर? ओमेगा t1। यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम t1 लगा है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग t1 माने। तो ओमेगा t1 इज इक्वल टू थीटा, मतलब कॉस इनवर्स 1/√13। तो t1 हो जाएगा 1/ओमेगा कॉस इनवर्स 1/√13। ओमेगा का वैल्यू आप लिख दीजिए m/k अंडर रूट कॉस इनवर्स 1/√13। ये टाइम लगेगा। तो एक सवाल ये दिए थे आपको, दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट किए था और इस सिस्टम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना था। तो आइए इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको डिस्प्लेस करते हैं। अभी इसमें और इसमें दोनों में थोड़ा थोड़ा इलोंगेशन होगा। कितना इलोंगेशन होगा ये हम नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको अगर x से डिस्प्लेस कर दें, x से, तो ये वाला स्प्रिंग भी थोड़ा सा इलोंगेट होगा और ये वाला स्प्रिंग भी थोड़ा सा इलोंगेट होगा। दोनों स्प्रिंग में थोड़ा थोड़ा इलोंगेशन होगा। पहले से इसमें कुछ इलोंगेशन रहा होगा, उसको छोड़ दीजिए। अभी जो एक्स्ट्रा इलोंगेशन इसमें हुआ, ये सपोज करो x1 है, और इसमें जो एक्स्ट्रा इलोंगेशन हुआ ये सपोज करो x2 है। तो क्या हम कह सकते हैं दिस x इज इक्वल टू x1 प्लस 2x2? ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे? सो देखो, इसको हम लोग सुपर पोजिशन थ्योरम कहते हैं। सुपर पोजिशन का मतलब अगर कोई दो इवेंट एक साथ हो रहा है तो एक इवेंट को रोक लीजिए और पहला इवेंट के कारण इफेक्ट देखिए। जैसे इसके इलोंगेशन को अगर रोक लें, सपोज करो कि ये इलोंगेट नहीं होता, केवल यही इलोंगेट होता, तब क्या होता? ये अगर x1 से इलोंगेट होता इधर, तो इसको x1 से नीचे आना चाहिए था। ये अगर इलोंगेट नहीं हो, केवल यही इलोंगेट हो x1 से, तो इसको नीचे कितने से आना चाहिए था? x1 से। अब इसको आप रोक लो, इसको इलोंगेट मत होने दो, केवल इसको इलोंगेट होने दो, तब क्या होगा? ये अगर x2 से इलोंगेट होता तो ये पुल्ली x2 से नीचे आता। इसको रोक लीजिए। ये अगर x2 से नीचे आएगा तो ये ब्लॉक 2x2 से नीचे आएगा, क्योंकि ये x2 से नीचे आएगा तो इधर भी x2 से नीचे आएगा, इधर भी x2 से नीचे आएगा। तो ये नीचे कितने से आएगा? 2x2 से आएगा। ये बात कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन आप लोग भूल गए हो। तो थोड़ा सा एक बार लॉज ऑफ मोशन में हम लोग कांस्टेंट लेसन पढ़े थे, उससे इसको समझाते हैं। जैसे अगर हम केवल इसमें इलोंगेशन को लेट करें, इसमें इलोंगेशन को नहीं लेट करें, मतलब इसको अगर एक स्ट्रिंग मान लें, धागा मान लें, तब डायग्राम कैसा हो जाएगा? तब कहोगे सर देखिए ऐसा हो जाएगा। अब हम कहें कि ये जो पुल्ली है इसमें इलोंगेशन अगर x2 है, तो ये पुल्ली नीचे कितने से आएगा? x2 से। ये पुल्ली अगर x2 से नीचे आया, ये पुल्ली अब ऐसे हो गया, तो ये वाला ब्लॉक कितने से नीचे आएगा ये निकालना है। अगर ये पुल्ली का सेंटर ये था, अब सेंटर यहाँ चला आया और ये पुल्ली का पोजीशन अब ये हो गया। लेट दिस डिस्प्लेसमेंट इज x2। तो भाई इधर x2 घटा और इधर भी तो x2 घटा, तो ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक अब यहाँ चला आया। अब ये धागा तो ऐसा होगा ना, ऐसा हो जाएगा। तो ये कितना से नीचे आएगा? ये नीचे अगर y से आया है तो आप कहेंगे इनिशियल लेंथ है L1 और इधर लेंथ है L2, तो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू फाइनल लेंथ होगा इधर L1 माइनस x2 और इधर L2 माइनस x2 प्लस y। ये L2 था, इसमें x2 नीचे आया और y जुड़ गया,
तो L2 माइनस x2 प्लस y। अब L1 L2 कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू 2x2। तो सिंपल था भाई, ये अगर 1 मीटर से नीचे आया तो इधर भी 1 मीटर घटा, इधर भी 1 मीटर घटा, तो इधर 2 मीटर बढ़ेगा ना। ये पहला केस हुआ। दूसरा केस अगर हम ऐसे लें कि ये सपोज करो धागा है, इसको आप फिक्स्ड मान लीजिए, इधर दिखा रहे हैं, इसको आप स्ट्रिंग मान लो और ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है। अब हम कहें कि इसमें x1 इलोंगेशन हुआ है, तो इसमें x1 इलोंगेशन हुआ मतलब ये पॉइंट यहां से यहां चला आया, तो ये कितने से नीचे आएगा, x1 से नीचे आएगा। दोनों इवेंट अगर एक साथ हुआ है, इसमें x1 इलोंगेशन हुआ है और इसमें x2 इलोंगेशन हुआ है, तो इसमें x1 इलोंगेशन के कारण ये x1 नीचे आएगा और इसमें x2 इलोंगेशन के कारण ये 2x2 नीचे आएगा। तो नेट जो नीचे आया है x, इसको हम लोग कह सकते हैं x1 प्लस 2x2। ये पहला इक्वेशन हो गया। हम लोगों को क्या निकालना है कि अगर x से इसको नीचे लाए हैं तो कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगा है ऊपर के तरफ, ये निकालना है। तो भाई कितना एक्स्ट्रा टेंशन इस धागा में डेवलप हुआ, ये निकालना है। इस धागा में कितना एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप होगा, तो कहोगे सर जितना यहाँ पर एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप होगा, यहाँ से यहाँ तक धागा तो एक ही है, इसमें कितना एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप हुआ, तो कहोगे kx1, पहले से ये कुछ इलोंगेटेड था, वो एक्स्ट्रा टेंशन नहीं था। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जितना टेंशन है वो एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा का मतलब यहाँ से जब इलोंगेट किए हैं तब कितना एक्स्ट्रा डेवलप हुआ है, तो एक्स्ट्रा टेंशन जो डेवलप हुआ है वो कितना हुआ है, kx1 के बराबर। मतलब यहाँ पर ऊपर के तरफ फोर्स लगा है kx1, ये एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप हुआ। ये एक्स्ट्रा टेंशन होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। हम लोगों को क्या प्रूफ करना है कि जब इसको x से डिस्प्लेस किए हैं तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो x के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। आप क्या प्रूफ कर दिए, एक्सेलरेशन k/m x1। क्या इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर कहेंगे, आंसर है नहीं। आप x1 को x के टर्म में लिखिए। डिस्प्लेसमेंट आप x किए हैं तो एक्सेलरेशन को x के प्रोपोर्शनल लाना है। तो x के प्रोपोर्शनल लाने के लिए x1 को क्या करना पड़ेगा, x के टर्म में लिखना पड़ेगा। अब x के टर्म में कैसे लिखते हैं सो देखो, x1 और x में एक रिलेशन तो ये है, दूसरा रिलेशन क्या है सो देखिए भाई। इसमें एक्स्ट्रा टेंशन kx1 है, इस वाले में भी एक्स्ट्रा टेंशन kx1 है और इस वाले में एक्स्ट्रा टेंशन kx2 है। ये जो स्प्रिंग है ये x2 से इलोंगेट हुआ है, तो एक्स्ट्रा टेंशन कितना हुआ, kx2। और इसमें kx1 ये मासलेस पुली है, तो मासलेस पुली में जितना टेंशन ऊपर होता है उतना ही टेंशन नीचे भी होता है। जितना एक्स्ट्रा टेंशन ऊपर होगा उतना ही एक्स्ट्रा टेंशन नीचे भी होगा। पहले से ये टेंशन इसके और इसके सम के बराबर था, अब इसमें जितना एक्स्ट्रा हुआ इसका और इसका सम उतने ही के बराबर, एक्स्ट्रा के बराबर होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा टेंशन कितना है, kx2। किधर के तरफ, अगर पुल्ली का हम FVD बनाएंगे तो ये टेंशन ऊपर लगेगा, पुल्ली का FVD बनाएंगे तो यहाँ टेंशन नीचे, यहाँ टेंशन नीचे लगेगा। ये kx1 2kx1, इसका मतलब x2 इज इक्वल टू 2x1। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें हम ऐसा पूछ सकते हैं कि इसको अगर x से इलोंगेट किए हैं, 10 सेंटीमीटर से इलोंगेट किए हैं, तो बताओ इसमें कितना इलोंगेशन होगा, या इसमें कितना इलोंगेशन होगा, या इसमें कितना एक्स्ट्रा टेंशन होगा। ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको सिखा रहे हैं। SHM ऐसा टॉपिक है जिसमें कि पूरे मैकेनिक्स का रिवीजन होता है। ये लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं, SHM थोड़ी पढ़ रहे हैं। एक्सेलरेशन निकालना तो लॉज ऑफ मोशन का काम था, तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। हम लोग ये आपको जो है कांस्टेंट रिलेशन सिखा रहे हैं। यहाँ से इस दोनों इक्वेशन से आपको x1 लाना है इन टर्म्स ऑफ x, x1 इन टर्म्स ऑफ x। तो x2 की जगह पर यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस 2x2, मतलब 4x1, चूँकि x2 2x1 है। तो x1 हो गया x/5, इसको आप यहाँ रख दीजिए,
तो k/m x1 के जगह पर x/5 इज इक्वल टू a। ये देखो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, अपोजिटली डायरेक्टेड तो है, डिस्प्लेस इधर की है, एक्सेलरेशन ऊपर निकाल रहे हैं, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हो जाएगा k/5m अंडर रूट, टाइम पीरियड 5m/k अंडर। SHM ऐसा टॉपिक है जिसमें पूरे मैकेनिक्स का रिवीजन होता है। अभी हम लोग लॉज ऑफ मोशन का रिवीजन कर रहे हैं, और वर्क पावर एनर्जी का तो किए ही, किसी भी क्वेश्चन को आप वर्क पावर एनर्जी से सॉल्व कर सकते हो तो जानते ही हो। इस क्वेश्चन को भी वर्क पावर एनर्जी से सॉल्व कर सकते हो। इसको आप इस पोजीशन पर डिस्प्लेस करिए, डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर एनर्जी लिखिए, उसको डिफरेंशिएट करिए, आंसर आएगा। तो आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। चलो भाई, ये क्वेश्चन एक और है, उसको आप लोग अटेम्प्ट करिए। हम थोड़ा चाय वो पी करके आते हैं, तब इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी जो क्वेश्चन आपको दिए थे वो क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आपसे हो जाएगा, एक बार अटेम्प्ट करो। वो क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं। इलास्टिक वॉल से कॉलिजन होता है तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होता है, तो उसको एक बार खुद से आप अटेम्प्ट करिए, नहीं तो पीछे वाला लेक्चर एक बार देखिए, वो क्वेश्चन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन कहो या थ्योरी कहो, जो भी कहो, ये फॉर्मूला आप आगे से याद रख सकते हो। ऑसिलेशन ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ये दो पार्टिकल है m1 एंड m2, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा है। इसको अगर हम ऐसे कंप्रेस करके और छोड़ दें तो ये ऑसिलेट करेगा। इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा ये निकालना है। कंप्रेस्ड बाई x0 एंड रिलीज्ड, इस पूरे सिस्टम को x0 से, मतलब स्प्रिंग को x0 से कंप्रेस कर दिए, तो इसको जब x0 से ऐसे कंप्रेस करेंगे तो इस पोजीशन पर आएगा, और फिर इसको छोड़ दिए तो ये छोड़ देंगे तो ये फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो ये मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा। इस ब्लॉक का मीन पोजीशन ये है, और इस ब्लॉक का मीन पोजीशन ये है। मीन पोजीशन का मतलब जहाँ पर नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि इस समय स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है, इसलिए नेट फोर्स इस पर जीरो होगा, क्योंकि नॉर्मल और mg केबल लगेगा। उसी तरह से इसका भी ये मीन पोजीशन है। इसको जब कंप्रेस किए हैं तो इस पोजीशन से ये यहाँ से डिस्प्लेस होगा, यहाँ आएगा, यहाँ पर वेलोसिटी इसका सबसे ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी घटेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा। जिस समय ये एक्सट्रीम पर होगा उस समय ये भी एक्सट्रीम पर होगा, ये दोनों रुक गया होगा, तो इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा। यहाँ पर दिखा रहे हैं इस दोनों ब्लॉक का ये मीन पोजीशन है, इसका मीन पोजीशन, और इस वाले ब्लॉक का ये मीन पोजीशन, और इस पूरे सिस्टम का ये सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, अगर ये दोनों का मास इक्वल होता तो सेंटर ऑफ मास बीच में होता। अगर इसका मास ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्टेड होगा, कम है तो उधर शिफ्टेड होगा। अभी फिलहाल हम मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो जब इसको कंप्रेस आप इधर किए थे तो ये कंप्रेस होने के बाद फिर यहाँ आएगा, फिर इधर जाएगा। किसी टाइम पर सपोज हम ऐसा कर लेते हैं कि इसका पोजीशन ये हो गया और इसका पोजीशन ये हो गया आफ्टर टाइम t। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको x1 मान लेते हैं और इस डिस्प्लेसमेंट को x2 मान लेते हैं। दिस इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल m1 एंड m2 एट एनी टाइम t। ये यहाँ से इधर जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन तक, इसका एक्सट्रीम पोजीशन ये है, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। इसको एम्पलीट्यूड कहेंगे a1, किसका, m1 का, और इसका एक्सट्रीम पोजीशन सपोज करो ये है, इसको एम्पलीट्यूड कहेंगे किसका, a2 का। ये मीन पोजीशन है, ये किसी टाइम पर इलोंगेशन x1 है, और ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। इस पोजीशन पर अब भाई टाइम पीरियड आपको निकालना है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो इस पोजीशन पर आप इस पोजीशन पर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालिए। जब आप मीन पोजीशन से इधर डिस्प्लेस किए हैं तो एक्सेलरेशन तो इधर होगा, पता है। इधर के तरफ एक्सेलरेशन लिखेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। एक्सेलरेशन इधर के तरफ अगर मान ले, सपोज इधर ऐसे एक्सेलरेशन इसका a1 मान लेते हैं,
ये एक्सेलरेशन x1 के प्रोपोर्शनल है, तब इसका मोशन SHM होगा। यही प्रूफ करना है। तो भाई इस पोजीशन पर इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो कहोगे देखिए सर इधर के तरफ फोर्स लगेगा। हम बोले कितना, तो आप कहोगे कि इधर जो फोर्स होगा ये होगा K इंटू, चूँकि इस पोजीशन पर जब ये है तो ये वाला ब्लॉक तो यहाँ है, ये जो स्प्रिंग है इस स्प्रिंग का इलोंगेशन कितना है x1 प्लस x2, तो इधर जो फोर्स लगेगा kx1 प्लस x2 लगेगा। kx1 अगर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग तो ये पूरा है और जब ये यहाँ पर है तो उस समय स्प्रिंग का इलोंगेशन क्या x1 है, नहीं, x1 प्लस x2 है। तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो तो होता है k इंटू इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का इलोंगेशन x1 प्लस x2 है, तो इधर जो फोर्स होगा वो kx1 प्लस x2 होगा। इधर के तरफ फोर्स कितना होगा, kx1 प्लस x2 का माइनस, और ये फोर्स कितने के बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन a1, m1 a1। ये a1 प्रूव करना है प्रोपोर्शनल किसके, x1 के, तो इस x2 को x1 के टर्म में लिख दीजिए तो काम हो जाएगा। अब हमारा m क्या है, x2 को x1 के टर्म में लिखना, तो ठीक है। इस पूरे सिस्टम की अगर बात करें तो इस पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा, आप एक बार कंप्रेस करके छोड़ दिए, अब ये ऑसिलेट कर रहा है, तो इस पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पर रहेगा। सेंटर ऑफ मास, भाई आप क्या किए थे कि इसको ऐसे कंप्रेस किए इस पोजीशन पर और फिर इसको छोड़ दिए, तो जब आप ऐसे कंप्रेस किए पकड़े हुए हैं तो नेट फोर्स आप 0 लगा रहे हैं, क्योंकि इस पर जितना इधर फोर्स लगा रहे हैं इस पर उतना ही इधर भी फोर्स लगा रहे हैं, तभी तो आप कंप्रेस किए। केवल एक तरफ दबाने से कंप्रेस होगा क्या, नहीं होगा, ये आगे बढ़ जाएगा। तो आप दोनों तरफ से कंप्रेस किए, ऐसे यहां तक लाए, तो दोनों तरफ से आप इक्वल फोर्स लगा करके यहां तक लाए और इस पोजीशन पर आप छोड़ दिए, तो नेट फोर्स इस पर 0 है। तो नेट फोर्स अगर किसी सिस्टम पर 0 होता है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन 0 होता है, वेलोसिटी 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास शुरू में रेस्ट पर था, आगे भी रेस्ट पर रहेगा। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, XCM, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, और dxCM क्या होता है, m1 dx1 प्लस m2 dx2 बाई m1 प्लस m2। आप जब इसको कंप्रेस किए हैं तो चेंज इन x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 0। m1 dx1 कितना होगा, m1 जो है वो यहां से यहां तक आया है, इधर के तरफ x1, तो इधर के तरफ x1 का मतलब माइनस x1, याद है ना, इस तरफ अगर x1 से मूव किया है तो dx1 कितना होगा, माइनस x1, और ये इधर के तरफ x2 से मूव किया है तो dx2 कितना लिखेंगे, x2 बाई m1 प्लस m2। तो यहां से आप कह सकते हैं m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। यहां पर रख दो माइनस k x1 प्लस x2 के जगह पर m1 बाई m2 x1 इक्वल टू m1 a1 माइनस k m2 प्लस m1 बाई m2 और बाई m1 इंटू x1 इज इक्वल टू a1 प्रोपोर्शनल टू x1 अपोजिटली डायरेक्टेड। ये इसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के प्रोपोर्शनल है, ये वाला टर्म ओमेगा स्क्वायर होगा। इसको लिख सकते हैं माइनस के, इसको लिख सकते हैं m रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड के बारे में आपको पता है, m1 m2 बाई m1 प्लस m2 को m रिड्यूस्ड कहते हैं, रिड्यूस्ड मास कहते हैं, इंटू x1 इज इक्वल टू a1। ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो ओमेगा हो जाएगा k बाई m रिड्यूस्ड का अंडर रूट, टाइम पीरियड हो जाएगा m 2 पाई m रिड्यूस्ड बाई k अंडर रूट, m रिड्यूस्ड को mr लिखे। तो 2 बॉडी अगर सिस्टम है तो उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई रिड्यूस्ड मास बाई k अंडर रूट।
उसी तरह से इसका भी आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा। इसका जितना टाइम पीरियड होगा इसका भी उतना ही टाइम पीरियड होगा, या इस पूरे सिस्टम का उतना ही टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड इतना हो गया। अब अगर तुमसे पूछें कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा A1 या इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा A2, तो आप ये निकाल सकते हैं, क्योंकि शुरू में आप कॉम्प्रेस कितना किए थे, x0 से किए थे। तो जितना से आप कॉम्प्रेस किए हैं, जब फाइनल ये दूसरे एक्सट्रीम पर आएगा तो उतने ही से इलोंगेट होगा। क्योंकि इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर, ये पोजीशन है जब कॉम्प्रेस्ड है x0 से, और ये पोजीशन है जब इलोंगेटेड है A1 प्लस A2 से। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि A1 प्लस A2 नेट इलोंगेशन इज इक्वल टू x0। बिल्कुल कह सकते हैं। A1 प्लस A2 कितने के बराबर होगा, x0 के बराबर होगा। तो एक इक्वेशन तो ये हो गया। तो दूसरा इक्वेशन क्या लिख दोगे, दूसरा इक्वेशन लिख दोगे कि भाई ये जब यहाँ चला आया तो ये यहाँ चला आया, मतलब x1 जब A1 हो गया तो x2 कितना हो गया, A2 हो गया। ये वाला इक्वेशन M1 A1 इक्वल टू M2 A2, ये दूसरा इक्वेशन। x1 जब A1 होगा तो x2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A1 A2 निकाल सकते हो। इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा और इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो A1 का वैल्यू देखो कितना आएगा। इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। A1 प्लस A2 के जगह लिखेंगे M1 A1 बाई M2 इज इक्वल टू x0। तो A1 हो जाएगा M2 बाई M1 प्लस M2 x0, और A2 हो जाएगा M1 बाई M1 प्लस M2 x0। तो इस दोनों का एम्पलीट्यूड आप निकाल सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा, फॉर्मूला याद रख सकते हो। और A1 A2 कैसे निकालेंगे, तो ये प्रोसेस याद रख सकते हो। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से फिर से सॉल्व करके दिखा रहे हैं। इसी क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं सेकेंड मेथड में। ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ L मान लेते हैं और इसका सेंटर ऑफ मास ये है। ये डिस्टेंस L1 मान लेते हैं और ये L2 मान लेते हैं। तो L1 हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको अगर ओरिजिन मान लें, ये सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट L1 हो गया। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास M1 x1 प्लस M2 x2 बाई M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला होता है। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया L1, ये होगा M1 x1। अगर ओरिजिन यही है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो x1 तो 0 हो गया। x1 का मतलब ये x कोऑर्डिनेट होता है। M2 x2 के जगह पर L हो जाएगा बाई M1 प्लस M2। ये लेंथ L1 हो गया इतने के बराबर। सिमिलरली ये लेंथ L2 निकालना है तो लिखेंगे L माइनस L1, तो ये हो जाएगा M1 L बाई M1 प्लस M2। L1 का वैल्यू होता है M2 L बाई M1 प्लस M2 और L2 का वैल्यू होता है इतना। और हम लोगों को ये पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो पूरा स्प्रिंग जिसका लेंथ L है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K प्रोपोर्शनल टू 1/L होगा। तो इतने पार्ट ऑफ अ स्प्रिंग, केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर K1 मान लें और इसका K2 मान लें, तो K1 कितना होगा, प्रोपोर्शनल टू 1/L1 या प्रोपोर्शनल टू 1/L1। 1/L1 का मतलब M1 प्लस M2 बाई M2 इंटू L। अब इस दोनों को डिवाइड कर दें तो K1 निकल जाएगा। K1 बाई K इज इक्वल टू, इससे इसको डिवाइड करना, सॉरी इससे इसको डिवाइड करना, तो ये होगा M1 प्लस M2 बाई M2, यानी K1 हो जाएगा M1 प्लस M2
बाई m2 इंटू के। उसी तरह से K2 हो जाएगा m1 प्लस m2 बाई m1 इंटू के। अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि चूंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो तो अपने पोजीशन पर फिक्स्ड रहेगा, अगर इस पूरे सिस्टम को कंप्रेस करके छोड़ दें तो सेंटर ऑफ मास अपने पोजीशन से चेंज नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास यही रहेगा। तो इसको अगर आप कंप्रेस किए हैं तो ये ऑसिलेट करेगा। हम इसको केवल एक स्प्रिंग मास सिस्टम मान लेते हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है वो तो फिक्स्ड है। इसको आप एक वॉल मान लीजिए, एक दीवार है, तो ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया और ये दूसरा स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया। इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर निकालना है तो एक स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन T1 इसका अगर लिखें तो ये होता है 2 पाई m बाई के अंडर रूट। इसका मास है m1 बाई k1 अंडर रूट। दिस इज 2 पाई m1 बाई k1 हो जाएगा ये, तो m1 प्लस m2 बाई m2 बाई k1। उसी तरह से इसका अगर टाइम पीरियड आप निकालें T2 तो ये होगा 2 पाई m2 बाई k2 अंडर रूट। दिस इज इक्वल टू 2 पाई m2 बाई k2 के जगह पर लिखेंगे m1 प्लस m2 बाई m1 और नीचे हो जाएगा k। इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड सेम है। इस पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड पूछे तो इतना ही कहेंगे।